अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि उस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं एक इंतहाई उसूल पसंद और रिवायती मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ ख़ानदानी नामो नमूद और सख्त समाजी उसूलों को ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। मेरे वालिद साहब महल्ले की पंचायत और बरादरी के सरबराह थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी अपने बनाए हुए उसूलों पर चली, जबकि मेरी वालदा ने हमेशा हमें ख़ानदानी वक़ार और शराफत का दर्स दिया। मेरा एक छोटा भाई था जो वालिद साहब के साथ ख़ानदानी कारोबार और उमूर में हाथ बटाता था। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाने या शहर के बड़े कॉलेज भेजने का रवाज नहीं था, लेकिन मैं बचपन ही से पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और जब मेरे फाइनल इम्तिहानात का रिज़ल्ट आया तो मैंने पूरे ज़िला में टॉप किया, जिस पर मेरे वालिद साहब ने खुशी में पूरी बरादरी और नमाजियों को बुलवाकर मिठाई बांटी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूं, और जब मैंने रोते हुए अपने वालिद के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने मेरी आंखों में सच्ची तरफ देखकर मुझे सीने से लगा लिया और तमाम पुरानी ख़ानदानी रवायात को पीछे छोड़ते हुए मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दे दी, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और खुशी का दिन था। जब मैंने कॉलेज की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ का माहौल मेरे घर के पुरसुकून और घरेलू माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ हर तरह के ख्यालात और मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले तलबा मौजूद थे। क्लास के इब्तदाई दिनों में मेरी मुलाकात एन मरहा नामी एक लड़की से हुई जो बहुत हंसमुख और मिलनसार थी, और हम दोनों बहुत जल्द गहरी सहेलियों की तरह हर जगह साथ दिखने लगी। हमारी क्लास की अगली नशिस्त पर एक और लड़की बैठती थी जिसका नाम ज़ैनब था, और उसका ताल्लुक शहर की एक ऐसी पसमानदा और मजदूरों की बस्ती से था जिसके बारे में हमारे तबके के लोग बहुत मनफी बातें करते थे। ज़ैनब की शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव, आजिज़ी और सादगी थी जो हर किसी को मुतासिर करती थी, लेकिन मैं अपने पढ़ाई के कामों में मसरूफ़ रहती थी और नुमरा अक्सर उसकी तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाती रहती थी, जिसे मैं उस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी तालीम पर था। गर्मियों का एक तपता हुआ दिन था जब कॉलेज की आखिरी घंटी बजी और मेरी पानी की बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जबकि प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने देखा कि ज़ैनब ने अपने बैग से पानी की एक साफ बोतल निकाली तो मुझसे रहा न गया और मैं अपना ग्लास लेकर उसके पास चली गई और इंतहाई शाइस्तगी से पूछा कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। ज़ैनब ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और अभी वो पानी देने ही लगी थी कि अचानक नुमरा ने तेजी से आकर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे झटके से पीछे खींच लिया। नुमरा के चेहरे पर खौफ और गुस्से के तासुरात थे और उसने ऊंची आवाज में कहा कि तुम पागल हो गई हो जो एक दूसरे तबके और उस पसमानदा बस्ती की लड़की के हाथ से पानी पीने चली थी। नुमरा की ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा ज़हनी झटका थी, क्योंकि मुझे उससे पहले ज़ैनब के ख़ानदानी पसमंज़र के बारे में कोई इल्म नहीं था और मैं हैरत से नुमरा का मुंह पकने लगी। नुमरा ने मुझे ज़ैनब से दूर ले जाकर ऐसी बातें बताना शुरू की जिन्हें सुनकर मेरा सर चकरा गया और मेरे अंदर का रिवायती समाजी खौफ जाग उठा। उसने दावा किया कि ये बस्ती वाले लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये अमीर घराने के बच्चों पर जादू टोना करते हैं, अपने खानों और पानी में न जाने क्या कुछ मिला देते हैं ताकि दूसरे भी उनके रंग में रंग जाए, और अगर तुम्हारे वालिद को मालूम हो गया कि तुमने उनसे पानी मांगा है तो वो तुम्हें कॉलेज से उठा लेंगे। निमरा की इन बातों ने मेरे दिल में एकदम खौफ और कराहत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि मैंने प्यासा होने के बावजूद ज़ैनब की तरफ एक हकारत आमेज़ नज़र डाली और वहाँ से बग़ैर पानी पिए निकल आई। रास्ते भर निमरा मुझे उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाती रही जो हमारे माशरे में
عام طور پر بغیر کسی تحقیق کے پھیلا دی جاتی ہیں اور جن کو سن کر ایک عام انسان کا ذہن بآسانی گمراہ ہو سکتا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی میرے ذہن سے وہ باتیں نکل نہیں رہی تھیں اور مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری چچی بھی اکثر اسی طرح کی باتیں کیا کرتی تھی کہ ان لوگوں کا طریقہ کار بالکل الگ ہے اور یہ اپنے خاص دنوں میں عجیب و غریب رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان سنی سنائی باتوں نے میری 15 سالہ معصوم سوچ کو اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ میں نے سچ مچ زینب کو ایک گناہگار اور الگ مخلوق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا تھا کہ اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں تو پھر ان کے بارے میں معاشرے میں اس قدر منفی باتیں کیوں مشہور ہیں اور کیوں ہمارے بڑے ہمیں ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میرے دل میں نفرت کا جو پودا نمرا نے لگایا تھا وہ اب آہستہ آہستہ ایک بڑے درخت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ نمرا نے مجھے ایک دن کینٹین میں بیٹھ کر بتایا کہ جب ان کی بستی کا سالانہ خفیہ میلہ لگتا ہے اور 10ویں تاریخ کو رات کے اندھیرے میں یہ لوگ ایک خاص تقریب کرتے ہیں تو اس رات مرد اور عورتیں تمام اخلاقی حدود کو پار کر کے ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ برادری کے سربراہ کی بیٹی ہونے کے ناطے میں شرافت اور حیا کے احکامات سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کوئی بھی شریف انسان ایسی بے حیائی کیسے کر سکتا ہے۔ نمرا نے مزید نمک مرچ لگاتے ہوئے کہا کہ ان کا تو سب کچھ ہی الگ ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں اس میں بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں نے میرے دل میں زینب کے خلاف ایک ایسا شدید بغض پیدا کر دیا کہ میں کالج میں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کترانے لگی۔ اب کالج میں یہ معمول بن چکا تھا کہ جب بھی زینب ہماری اگلی سیٹ پر بیٹھتی تو میں اور نمرا جان بوجھ کر اونچی آواز میں اس کی بستی کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ زینب ہماری ہر کڑوی اور چبھتی ہوئی بات سنتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کبھی غصے کا ایک تاثر بھی نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی پلٹ کر ہمیں کوئی برا لفظ کہا۔ اس کا یہ صبر دیکھ کر نمرا ایک دن کہنے لگی کہ دیکھو، اس کے پاس ہماری باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود جانتی ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہے۔ نمرا کی اس بات پر زینب پہلی بار آہستہ سے مڑی اور اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک دھیمی اور پروکار مسکراہٹ تھی۔ زینب نے ہماری طرف دیکھ کر انتہائی نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے سچ مان کر آگے پھیلانا شروع کر دے۔ زینب کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا سچ ہے۔ اس ایک جملے نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سوال اچھلنے لگا کہ کیا میں نے نمرا کی باتوں پر یقین کر کے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ اس رات میں گھر جا کر بھی سکون سے سو نہ سکی اور وہ بات بار بار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلے چند دن میرے لیے شدید ذہنی اذیت کے تھے، اور جب میں نے ایک دن باتوں باتوں میں اپنے والد صاحب سے اس بستی کے لوگوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ تم ان بحثوں میں مت پڑو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور ان کے پاس جانے والے کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کا خوف اپنی جگہ تھا، لیکن میرا دل اب ایک سچے علم کی تلاش میں تڑپ رہا تھا، کیونکہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود زینب سے بات کرنی چاہیے تاکہ میں حقیقت کو جان سکوں اور اس بے چینی سے نجات پا سکوں۔ چنانچہ ایک دن جب نمرا کالج نہیں آئی تو میں نے ہمت جمع کی اور زینب کی میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے زینب سے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی تمہاری بستی کے لوگ اتنے برے ہیں اور تم لوگ کسی اصول کو نہیں مانتے؟ میری بات سن کر زینب کی آنکھوں میں ایک سچا دکھ ابھرا، لیکن اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں اور شرافت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہم بھی تمام انسانی اخلاقیات پر
कामिल ईमान रखते हैं और जो भी बुराई का रास्ता इख्तियार करे उसे हम गलत समझते हैं। ज़ैनब की बातें इतनी मुदल्लल और सच्ची थी कि मेरे दिल पर से निमरा की बातों का असर कम होने लगा, लेकिन मुझे फ़ौरन अपने वालिद की बात याद आई। फिर भी मैंने अपने दिल को मजबूत किया और इससे अगला सबसे बड़ा सवाल पूछने का फ़ैसला किया। मैंने ज़ैनब की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि फिर वो सालाना खुफिया तकरीब क्या है जिसके बारे में लोग इतनी होलनाक बातें करते हैं कि वहाँ अंधेर ये मैं गलत काम होते हैं। ज़ैनब ये सुनकर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें ज़बान से समझाने के बजाय ये कहूँगी कि इस इतवार की शाम तुम खुद मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि हम वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं देखोगी तुम्हारा शक दूर नहीं होगा। ज़ैनब की ये पेशकश सुनकर मैं खौफ से कुचल पड़ी और कहा कि अगर मेरे वालिद को पता चल गया तो वो मेरा सर कलम कर देंगे। ज़ैनब ने कहा कि ये तुम्हारा अपना फैसला है, अगर तुम सच देखना चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इस दिन मैं घर वापस आई तो मेरा जहन एक जंग का मैदान बना हुआ था, जहां एक तरफ खानदानी जिद थी और दूसरी तरफ सच्चाई को जानने की तड़प। इतवार का दिन आया तो मैं शदीद परेशानी में मुब्तला थी और शाम के वक्त जब सब घर वाले अपने कामों में मसरूफ थे तो मैंने अपने वालिद के सामने जाकर कांपती हुई ज़बान से जिंदगी का पहला झूठ बोला। मैंने कहा कि अब्बा जान, मेरी सहेली निमरा के घर पर पढ़ाई का एक ज़रूरी काम है और उसने मुझे बहुत इसरार करके बुलाया है। वालिद साहब निमरा के ख़ानदान को जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मेरे भाई से कहा कि वो मुझे निमरा के घर के पास छोड़ आए। मेरा भाई मुझे निमरा के महल्ले की गली के मोड़ पर छोड़कर वापस चला गया और जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल हुआ मैंने फ़ौरन ज़ैनब को फ़ोन किया, जो पहले ही से एक गाड़ी में वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर काँप रहा था, जैसे मैं किसी बहुत बड़े हादसे की तरफ जा रही हूँ। ज़ैनब ने जब मुझे देखा तो मैंने एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उसने अपनी बैग से एक सादा काली चादर निकाली और मोहब्बत से मेरे कंधों पर डालते हुए कहा कि आज हमारे माजी के बुजुर्गों के दुख और उनकी सच्ची जद्दोजहद का दिन है, इसलिए हम सादगी का लिबास ओढ़ते हैं। हम जब इस बस्ती की बड़ी इमारत के करीब पहुंचे तो वहां चारों तरफ काले बैनर लगे हुए थे और फिजा में एक अजीब सा सोग था। गाड़ी से उतरते वक्त मेरे जहन में निमरा की वो तमाम बातें घूम रही थीं कि कहीं आज मेरी इज्जत ना लूट जाए या कोई मुझ पर हमला ना कर दे। मैंने अपनी जानो इज्जत को अल्लाह के सपुर्द करके ज़ैनब का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गई। वहाँ का मंजर मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था, क्योंकि मर्दों और कोहेशा में कोहलाहा औरतों के बैठने का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर अलग अलग था और दरमियान में एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। ज़ैनब मुझे इस जगह ले गई जहां उसकी वालिदा और बहनें बैठी हुई थी, जिन्होंने मेरा नाम सुनकर और मुझे देखकर इतनी करमजोशी और इज्जत से मेरा इस्तकबाल किया कि मेरा आधा खौफ वहीं ख़त्म हो गया। हर तरफ ख़वातीन निहायत अदब और सादगी से सर झुकाए बैठी थीं और फ़ज़ा में किसी के ऊंची आवाज़ में बात करने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक एक गहरा और संजीदा ऐलान हुआ कि तमाम रोशनियां बुझा दी जाएं। लाइट बंद होते ही हॉल में घप अंधेरा छा गया और मेरा दिल एकदम हलक को आने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब नम्रा की कही हुई हौलनाक बातें सच साबित होने वाली हैं। लेकिन अगले ही लम्हे माइक पर एक बूढ़े मजदूर के रोने की और बोलने की आवाज़ आई, जिसने किसी गलत काम का इशारा देने के बजाय निहायत दर्दनाक आवाज़ में इस बस्ती की तारीख और माजी में अमीर वडेरों की तरफ से उनके बुजुर्गों पर किए गए जुल्म सितम की सच्ची कहानियां सुनाना शुरू की। उसने बताया कि किस तरह एक हादसे में उनके मासूम बच्चे कारखाने की आग में जल गए थे और अमीरों ने उनकी दाद रसी भी नहीं की थी और उनके हकूक पामाल किए गए थे। अंधेरे का मकसद सिर्फ ये था कि लोग दुनिया की तमाम चमक दमक से कटकर सिर्फ अपने जहन की आंखों से उन गरीबों के दुख,
और माजी के इस हौलनाक वाक़े को महसूस कर सके। ये सुनते ही मेरा दिल पिघल गया और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवाना हो गया। जब इस बुजुर्ग ने उन मासूम बच्चों के रोने और उनकी माँओं की बेबसी का जिक्र किया तो हॉल में मौजूद हर खातून ज़ारो कतार रो रही थी और मैं भी अपने आंसुओं को रोक ना सकी। मुझे एहसास हुआ कि ये अंधेरा किसी गुनाह के लिए नहीं बल्कि इस तारीखी दुख की याद दिलाने के लिए था। पहले इस बस्ती के मासूम लोगों पर छा गया था। मैंने अपने पिछले तमाम गुमानों और नफ़रतों पर खुदा से मुआफ़ी मांगी। तकरीबन 15 मिनट के इस रक्कत आमेज़ बयान के बाद जब हॉल की रोशनियां दोबारा ऑन की गईं तो हर तरफ सिर्फ खामोशी और एक दूसरे के लिए हमदर्दी थी। कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था बल्कि सब अपने अपने गम में डूबे हुए थे। ज़ैनब ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि अलीज़ा, क्या तुम्हें यहाँ कोई बुराई या गलत काम नजर आया? मैं शर्मिंदगी के मारे इससे नजरें नहीं मिला मा रही थी क्योंकि मेरे जहन का सारा तासुब और नफरत सच्चाई के इस नूर से ढुल चुके थे। मुझे इस बात पर शदीद अफसोस हो रहा था कि हमारे माशरे के लोग अपने ही भाइयों के बारे में किस कदर घिनौनी और झूठी अफवाहें फैलाते हैं और हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बग़ैर तहकीक के उन पर यकीन कर लेते हैं। तकरीब का इख्तिताम हुआ और ज़ैनब के भाई और इसकी वालिदा ने मुझे निहायत एहतराम के साथ वापस मेरे मोहल्ले के मोड़ पर छोड़ दिया। मैं खामोशी से अपने घर में दाखिल हुई तो मेरे वालिद साहब सहन में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि निमरा के घर काम कैसा रहा, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब्बा जान, आज मैंने जिंदगी और इंसानियत का असल मतलब समझा है। वो मेरी बात का गहरा मतलब ना समझ सके और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। इस रात मैंने अपने बिस्तर पर लेटकर ये अज़्म किया कि मैं कभी भी किसी के बारे में बग़ैर तहकीक के कोई राय कायम नहीं करूंगी और अपनी आने वाली नस्लों को भी इंसानियत का एहतराम सिखाऊंगी। नाज़रीन, अगर आपको अलीज़ा की ज़िंदगी की ये बदलती सोच और फैमिली ड्रामा कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।